हेलो एवरीवन। आज हम टॉक्सिकोलॉजी का थर्ड पार्ट कवर करेंगे और आज हम इसमें बात करेंगे ओपियोइड पॉइजनिंग की। बहुत सारे अलग अलग तरह की पॉइजनिंग्स होती हैं, जैसे कि एट्रोपिन की पॉइजनिंग हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। आज हम ओपियोइड्स की पॉइजनिंग को डिस्कस करेंगे। ओपियोइड्स क्या है? ओपियोइड्स नारकोटिक सब्सटेंसेस हैं। जब अगर हम ये रेगुलर यूज़ करते रहते तो इनसे एक एडिक्शन की प्रॉब्लम कोज होती है। एडिक्ट हो जाता कोई भी पर्सन और फिर वो रेगुलर बेसिस पे और ओपियोइड्स लेता रहता है, जिससे कई बार उसकी बॉडी में ओपियोइड्स की पॉइजनिंग भी हो जाती है और ओपियोइड्स की पॉइजनिंग किसी की डेथ भी कोज कर सकती है। तो ये काफ़ी सीरियस टाइप की कंडीशन है। हम इसके बारे में बात करेंगे, ओपियोइड्स पॉइजनिंग। लेट्स स्टार्ट। Opioids are the potent respiratory depressant, and overdose is a leading cause of death among people who use them. ओपोइड काफ़ी पोटेंट रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट है, मतलब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिप्रेस करते हैं और जो इसको यूज़ करते हैं, अगर बाई चांस उनके अंदर इसकी ओवरडोज वो ले लेते हैं तो उनकी डेथ का कारण भी हो सकता है। ये वर्ल्ड वाइड लगभग 69,000 पीपल हर साल ओपोइड की ओवरडोज से मरते हैं। और जो पीपल इसको इंजेक्ट करते हैं ड्रग्स, ओपोइड ओवरडोज, उनमें सेकंड मोस्ट कॉमन कोज है मोर्टेलिटी का। मतलब कि HIV और एड्स के कंपेयर में अगर हम देखें तो ओपोइड सेकंड कॉमन कोज है किसी के पर्सन की डेथ का, जो पर्सन ड्रग्स लेते हैं। उसके बाद है ओपोइड्स की ओवरडोज। ओपोइड्स की ओवरडोज से क्या क्या सिम्टम होते हैं? रेस्पिरेटरी ड्राइव है वो डिप्रेस हो जाएगी। और ओवरडोज की कैरेक्टरिस्टिक है कि एपनिया की कंडीशन, मतलब कि उसके पर्सन के अंदर ब्रीथिंग स्टॉप हो जाएगी, मतलब उसकी ब्रीथिंग है वो प्रॉपर नहीं होगी। मायोसिस और स्टपर, मतलब मायोसिस में क्या होता है, उसकी जो प्यूपल्स है वो कंट्रैक्ट करेंगे और स्टपर वो पेशेंट कॉन्शियस नहीं होगा, अनकॉन्शियस होगा। उसकी जो आँखें हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी प्यूपिल्स। और जो एपनिया है उसमें मतलब कि जो उसकी ब्रीथिंग है वो प्रॉपर नहीं होगी। उसके बाद सेवरली रिड्यूस्ड रेस्पिरेशन रेट रिजल्ट इन हाइपोक्सीमिया। जब रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा कम हो जाता है तो उस टाइम हाइपोक्सेमिया की कंडीशन कोज होती है। हाइपोक्सिया की कंडीशन में क्या होता है कि जो पर्सन के अंदर है वो ऑक्सीजन कम हो जाती है और CO2 ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से सेरिब्रल हाइपोक्सिया होगा, मतलब हमारे ब्रेन में भी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। हमें अनकॉन्शियस या फिर कॉन्शियसनेस में इम्पेयरमेंट हो जाएगी, मतलब थोड़ी सी दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, कॉन्शियस नहीं रहेंगे हम इतने। और उसके बाद सबसे मेन इफेक्ट इसका हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे होता है ओपोइड्स की ओवरडोज का। उसके बाद इसमें कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, जिसकी लेट कॉम्प्लिकेशन है ओवरडोज की। लेकिन सबसे पहले ही रेस्पिरेटरी अरेस्ट होता है। और हाइपोवेंटिलेशन में क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर CO2 का लेवल कम हो जाता है, मतलब जो प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं होगी तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम जाएगी और CO2 ज़्यादा हो जाएगा हमारी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से हर एक प्रॉब्लम कोज होगी, जैसे कि अनकॉन्शियस हो जाएगा पेशेंट, ये सारी चीज़ें। जो जब काफ़ी प्रोलोंग्ड सेरिब्रल हाइपोक्सिया होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्रेन की इंजरी होगी और डेथ भी हो सकती है ओपियोइड्स की ओवरडोज से। जब काफ़ी लंबे टाइम तक ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो उससे कार्डिक डिसरिदमिया और कार्डिक अरेस्ट भी हो सकता है, मतलब कि जो हमारा हार्ट है वो भी प्रॉपर काम नहीं करेगा फिर और उसकी रिदम भी डिस्टर्ब हो जाएगी। जो ओपियोइड्स हैं वो 3 रिसेप्टर पे काम करते हैं, म्यू, कापा एंड डेल्टा, जो बहुत हमारी बॉडी में वाइडली स्प्रेड है, मतलब हमारी पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। जो एंडोजीनियस ओपियोइड्स होते हैं, मतलब कि जो ओपियोइड्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एनकेफेलिन, एंडोर्फिन्स, ये हमारी बॉडी के अंदर ही मिलते हैं। ये टॉनिक की तरह काम करते हैं और जो ब्रेन हमारा स्टेम है, ब्रेन स्टेम, उस पर जो ओपियोइड के रिसेप्टर है ये वहाँ पे जाके एक्ट करेंगे और ये क्या करेंगे, हमारे रेस्पिरेशन को मॉड्यूलेट कर देंगे, मतलब कि करेक्ट कर देंगे, ठीक कर देंगे। अगर मतलब हाइपोक्सिया, हाइपर कैपनिया की हमारी बॉडी में कंडीशन ऐसी आई है कि ऑक्सीजन कम हो गई और CO2 ज़्यादा हो गई है हमारे ब्लड में, तो उस केस में ये जो एंडोजीनियस ओपियोइड्स है ये हमारे ओपियोइड्स रिसेप्टर पे जाके अटैच होंगे, वहाँ पे उससे
ये हमारे रेस्पिरेशन को मॉड्यूलेट कर देंगे, करेक्ट कर देंगे। उसके बाद है, अगर ओवरडोज हो जाती है किसी पर्सन में बाय चांस या एक्सीडेंटली, कई बार अगर किसी ने ले लिया है कुछ या फिर वो एडिक्ट है उस चीज़ का, तो उस वजह से ओवरडोज हो गई है, तो उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसकी ट्रीटमेंट क्या है। सॉरी, ये था कि हम ओवरडोज को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि हम जो ओपोइड प्रिस्क्राइब किए जाते हैं ना, उसको देखे प्रैक्टिस में कि भाई कोई ज़्यादा ही ओवरडोज प्रिस्क्राइब ना कर रहा हो, उस सारी चीज़ों को मॉनिटर करें। फिर उसके बाद कर्बिंग, कर्बिंग का होता है मतलब कि उसके चेक करते रहे कि कोई उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, गलत प्रिस्क्राइब तो नहीं कर रहा, मतलब किसी जिसको ना भी देने उसको भी वो ओपोइड्स प्रिस्क्राइब कर रहा हो डॉक्टर, तो ये चीज़ हमें चेक करनी चाहिए। ओवर द काउंटर जो सेल्स होती है ओपोइड्स की, उसको भी प्रॉपरली चेक करते रहना चाहिए, उससे हम ओवरडोज को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसके बाद जो डिपेंडेंस जब हो जाती है किसी पर्सन में ओपोइड्स की, तो उसके ट्रीटमेंट का रेट अगर हम इंक्रीज़ कर दें, मतलब उन पर्सन का ट्रीटमेंट करना शुरू कर दें ज़्यादा, तो उससे हम ओवरडोज प्रिवेंट कर सकते हैं। और जो कई बार जैसे जिसको किसी कंडीशंस में ओपोइड्स देने पड़ते हैं, प्रिस्क्राइब करने पड़ते हैं, तो कई बार उन पेशेंट्स में उसकी ओवरडोज हो जाती है और वो डिपेंडेंट, मतलब उनके अंदर एक एडिक्शन कोज हो जाती है, तो उन सब के लिए भी ट्रीटमेंट का रेट इंक्रीज़ कर दे तो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं ओपोइड की ओवरडोज को। उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे हम ओपोइड्स की ओवरडोज को मैनेज कर सकते हैं, इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो जो ओपोइड की ओवरडोज है उसमें इमरजेंसी बेसिक लाइफ जो सपोर्ट है, रेसिस्टेशन, तो इसमें हमें टाइमली ओपोइड एंटागोनिस्ट जो होता है, जो नैलोक्सोन, उसको एडमिनिस्टर करना चाहिए, क्योंकि वो ओपोइड्स के अगेंस्ट काम करेगा और वो काफ़ी हेल्पफुल होता है किसी की लाइफ को सेव करने के लिए। लगभग 40 साल से हम नैलोक्सोन को ओवरडोज की ओपोइड ओवरडोज की मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसकी जो एडवर्स इफेक्ट है वो भी मिनिमम है। अगर हम देखें ओपोइड विड्रॉल के जो सिम्टम्स होते हैं उनको देखें और नैलोक्सोन के एडवर्स इफेक्ट को देखें, तो नैलोक्सोन के एडवर्स इफेक्ट बहुत कम होते हैं ओपोइड विड्रॉल सिम्टम्स के कंपेयर में, तो हम नैलोक्सोन को यूज़ कर सकते हैं। तो नैलोक्सोन क्या है, ये एक सेमी सिंथेटिक कॉम्पिटिटिव ओपोइड एंटागोनिस्ट है, मतलब जो कि ओपोइड के साथ कॉम्पीट करके फिर रिसेप्टर पे अटैच होता है। इसकी काफ़ी ज़्यादा हाई एफिनिटी है फिर म्यू रिसेप्टर, म्यू ओपोइड रिसेप्टर्स के लिए, ये म्यू ओपोइड रिसेप्टर्स पे जाके अटैच होगा और ये रैपिडली डिस्प्लेस कर देगा, मतलब जो ओपोइड्स हैं हमने लिया है और किसी के अंदर ओवरडोज हो गया है उनको बहुत जल्दी रिसेप्टर्स पे से रिप्लेस कर देगा, और जिससे जो ओवरडोज के सिम्टम्स है, क्लिनिकल साइंस है, वो लगभग जल्दी ही रिवर्स हो जाएंगे, ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद हम इसको कैसे ले सकते हैं, इसके लिए बहुत सारे अलग अलग रूट हैं, जैसे कि इंट्रावेनसली दे सकते हैं, वेन में अगर इंजेक्शन दे, मसल्स में ले सकते हैं, आईएम रूट से दे सकते हैं, मतलब सबक्यूटेनियसली भी इसको दे सकते हैं, और इंटरनेजली मतलब नेजल कैविटी में भी इसको इंजेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। आज का हमारे वीडियो था ओपोइड पॉइजनिंग के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।